अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सब लोगों का। वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरा नाम है मोहम्मद अकबर बाजवा मौजूद है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? नाज़रीन का हाल तो पूछ लेंगे। नाज़रीन का हाल मुझे पता है, आई एम श्योर एंड आई होप कि बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि आई एम श्योर कहती हूँ तो आप एतराज़ करते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये देखिए ना, मैं अच्छा गुमान रखती हूँ कि हमारे नाज़रीन देखने वाले जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, उनकी सुबह जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी और कोरोना से सब बच रहे होंगे। भाई सूरत हाल बहुत ख़राब है, मैं बता रही हूँ, आप लोगों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी लहर जो है 2500 केसेस 24 घंटे में अकबर रिपोर्ट हुए हैं, वाकई 58 डेथ्स हुई हैं और 2500 से बाद इस तरह से डेथ रोल राइज होना शुरू हो गया। एग्जैक्टली, ये फिर से दोबारा से होना शुरू हो गया। तो भाई ख्याल रखें सब अपना, SOPs का पर अमल दरामद करें। इसके साथ साथ वैक्सीन जो है वो स्पेशली अपने बुजुर्गों को 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको लाजमी लगवाएं। 1166 पर उनका ID कार्ड नंबर जो है जो सेंड करेंगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। बल्कि कल मैंने वॉक-इन भी मैंने सुना है, ये एक्सपो सेंटर लाहौर में, वहाँ पर वॉक-इन जाके मरीज लगवा सकते हैं और मुख्तलिफ शहरों में ऐसे सेंटर्स बने हैं, वहाँ पर आप ले जाएं अपने बुजुर्गों को। बड़ी जबरदस्त। अच्छा, मैंने कल ही अपने पेरेंट्स का जो है उनका रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उनका एक्सपो सेंटर ही मोस्टली मेरे ख्याल से लाहौर में जो है ना वो एक्सपो सेंटर में जाकर ही आपने करवाना है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि आपने इस तारीख को एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में जाना है और वहाँ पर जाकर ये मैसेज दिखा के आप वैक्सीन जो है लगवा लें। तो बहुत ही आसान है और बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवाएं अपने बुजुर्गों को और ये मरहलावार होगा। सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगी, उसके बाद 60 साल से ज़ायद, 70 साल से ज़ायद, और अब आहिस्ता आहिस्ता एज नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह आई होप कि जल्दी सबके लिए अवेलेबल हो। और मास्क जरूर पहने, बस इतनी सी बात। मतलब आप जिस वक्त आप बाहर हैं तो मास्क जरूर पहनिए, बाकी फिर दोबारा अल्लाह ताला करम करेगा जैसे पहले 2 वेव्स के अंदर हुआ। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे। आज हमने कोरोना की बात करनी है सबसे पहले, उसके बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो आपने देखी होगी। विफाकी काबीना के जो मेंबरान हैं, विफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुझे लगता है कि पहली मरतबा मैंने देखा कि विफाकी वुज़रा इस तरह से बैठ के इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि ये इस्तीफा दे। मतलब ऑपोजिशन मोस्टली इस तरह के मुतालबे करते हुए नजर आती है। से मुतालबा करते थे चेयरमैन नैब से, ये इलेक्शन कमीशन से। तो इसके ऊपर हमें बात करनी है जी कि विफाकी वुज़रा ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन, पूरी जो इलेक्शन कमीशन है वो इस्तीफ़ा दे। इसकी क्या कहानी है ये हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज 2 आर्टिस्ट जो हैं अकबर, उनसे हमें अपने नाज़रीन की मुलाकात करवानी है। हमने सोचा कि हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मुल्क में क्या चल रहा है उसकी बात करते हैं, लेकिन आर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कौन लोग हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनका टैलेंट क्या है, वो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। जब खैर आता है वक्त तो फिर वो दिखाएंगे, उनके फन पारे दिखाएंगे, मुझे बहुत पसंद है। चले, मुझे लगता है कि आप जो है ना पहले से अच्छी तरह तैयारी करके आए हैं और आपको पता है सब खास नहीं, लेकिन एक का मुझे पता है क्योंकि मैं वैसे बहुत फैन हूँ और सोशल मीडिया पे मैंने उन्हें देखा हुआ है। चलें जी, आगाज़ करते हैं अकबर। कोरोना की बात करेंगे सबसे पहले। तीसरी लहर है जनाब इस वक्त मुल्क में, और कोरोना वायरस, इस लहर में जो कोरोना वायरस है वो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ हमलावर हुआ है। ये एक स्ट्रेन मुख्तलिफ है, ये एक म्यूटेशन मुख्तलिफ है, ये फैलता ज़्यादा तेज़ी से है और ये ज़्यादा मोहलिक हो सकता है। पंजाब और सिंध में ख़ास तौर पर केसेस ज़्यादा हुए हैं और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन शहरी वही बात आयशा, बड़ी रिक्वेस्ट है कि मास्क का ख्याल रखें, समाजी फासलों का ख्याल रखें, काइंडली SOPs पर अमल दरामद करें, अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, खास तौर अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। और परेशान कुन बात यह है कि शहरियों की जानिब से इसको बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया जा रहा और हम हर रोज़ तकरीबन ये बात करते हैं कि शुरू में बहुत ज़्यादा सब डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा इसको सीरियस ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बहुत ही इजी होते जा रहे हैं इसको लेकर। हम बाज़ारों में देख लें, वहाँ पर आपको शहरी नज़र आएंगे, दुकानदार नज़र आएंगे, कोरोना की जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही होगी। मास्क बहुत ही कम लोग पहन रहे हैं, ताजिर हो गए, शादी हॉल्स में आप देख लें जिस तरह से शादियाँ हुई हैं, जिस वक्त जो लॉकडाउन को थोड़ा सा जो है वो किया गया था, थोड़ा कम किया गया था और मैं थोड़ी पाबंदियां कम की गई कर रहा था कि सेनेट इलेक्शंस में सेनेटर्स नहीं पहन के बैठेंगे वहाँ पर, तो एक मैसेज जाता है ना नीचे कि मतलब ये जिम्मेदार लोग हैं, ऐसा ही है, इन्हें कम से कम ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो वज़ीर आज़म तो हर वक्त पहनते हैं। ये तो चले छोड़े, ये सेनेट इलेक्शन तो बड़ी छोटी सी बात है, ये जो जलसे होते रहे हैं वो दोबारा होने लगे जी, वो आप देखें वो ट्विटर पे दोबारा आ गए कि ये इमरान खान, ये वायरस सिर्फ हमारे जलसों की वजह से, चूंकि वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च हमने करना है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो शायद खान साहब, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ना, ये बड़ा ही डिफरेंट टाइम है। यहाँ पर बड़ी
पाबंदियां लगने की ज़रूरत है। मतलब ये आप नहीं कर सकते कि चारों तरफ कोरोना फैला हो और सिर्फ ये कह के कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। भाई ये भी तो देखें, जमहूर को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इन एहतजाज की वजह से। और फिर एक और तशवीशनाक बात इसमें ये आयशा कि वो लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट को वो भी बताए, इंटरनेशनली उस पर बहस हो रही है। जो थर्ड ये जो यूके स्ट्रेन इसकी इस वक्त जो चल रही है, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। तो आपको बुलाएंगे एहतजाज के लिए, अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप क्या फैसला करते हैं, जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अपने घर वालों की ज़िंदगी प्यारी है या नहीं प्यारी। बहरहाल जो तालीबी इदारे हैं वो भी बंद है, तलबा जो हैं वो इस वक्त छुट्टियों पर हैं, लेकिन वो घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पढ़ाई का तो हर्ज हो ही रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स हैं वो उसी तरह से जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, फयाज़ मलिक जबकि एहतशाम अज़हर कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैंने आते जाते देखा है कि रास्ते में काफ़ी जो है ना शाम के वक्त दुकानें भी बंद हो रही हैं, मार्केट्स बंद हो रही हैं और काफ़ी रोड्स भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो फयाज़ से वैसे कोई हाल नहीं है, वो वैसे ही लगता है जैसे मतलब 6 बजे के बाद, पहले भी मुझे खैर इसकी मंतक समझ नहीं था, चलें कुछ बेहतरी हो जाती है। फयाज आप बताइएगा, लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि सख्ती से अमल दरामद हो रहा है? रोड्स भी हम देख रहे हैं और अहम शाहराएं बड़ी बड़ी वो भी ज़्यादा ब्लॉक की गई हैं। तो ओवरऑल क्या इस वक्त सूरत हाल है लाहौर की? अच्छा, अगर तो मैं बात करूं अमल दरामद की, तो लाहौर में कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही अमल दरामद करवाने में ज़िलाई इंतज़ामिया और महकमा से जो है वो संजीदा नज़र आता है। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि पहली लहर और दूसरी लहर में हमें हिफाजती इंतजाम देखने में आए। ट्रैफिक पुलिस जो थी वो बगैर मास्क पहने मोटरसाइकिल या कार ड्राइव करने वालों का चालान करती थी। ज़िला इंतज़ामिया ने भी खसूसी टीमें जो थी वो तश्कील दी थी। होटलों में, दुकानों पर छापे मारे जा रहे थे, शॉपिंग प्लाजे जो थे वो सील किए जा रहे थे, मगर अब ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त शहर के सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार टाउनशिप मेन बाज़ार में खड़ा हूँ और यहाँ लगभग 10 से 12 हज़ार के करीब दुकानें और मार्केटें हैं और एक वक्त में यहाँ पर 50 से 70 हज़ार अफराद, जिनमें मर्दों, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, वो घूमते फिरते नज़र आते हैं। और अगर मैं मास्क या हिफाजती SOPs की बात करूँ तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहने हैं और जो हाथ मिलाने से गुरेजा करते हैं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। बकिया तमाम अफराद जो हैं वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। लोगों का यही कहना है कि कोई कोरोना नहीं है, हुकूमत जो है वो उनको डरा रही है, जबकि कोरोना की शिद्दत जो है वो पहले से ज़्यादा सख्त है, पहले से ज़्यादा मोहलक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फयाज, अल्लाह ताला माफ़ करे जनाब, आप कुछ खुदा का खौफ करिए, ऐसा नहीं है। आप खुद अब तो हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, अभी भी लोग ये मानते हैं कि कोई कोरोना नहीं है। हैरानकुन बात ये है। गूगल कर लें, इसको सर्च कर लें। खैर वो कहने वाले तो फिर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये एक बिल्कुल फेक फैला हुआ है, लेकिन बहरहाल ये जिन लोगों को हुआ है, जिन लोगों के प्यारों को हुआ है, उनसे काइंडली जरा जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, जिन्होंने भुगता है इस सब मामले को। एहतशाम से भी पूछ लेते हैं कराची में क्या सूरत हाल है। एहतशाम, आप ये बताइएगा कि सिंध में क्या अमल दरामद कराया जा रहा है, कितनी सीरियसनेस नजर आ रही है इंतजामिया की SOPs पर अमल कराने के हवाले से, और शहरी से कितना सीरियस ले रहे हैं? देखिए, अगर SOPs पे अमल दरामद की बात की जाए तो सूरत हाल कुछ लाहौर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि जो कराची के शहरी हैं वो कोरोना के SOPs पर अमल दरामद उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह हमने पहली लहर में देखा था। गुज़िश्ता साल के पहली लहर में लोगों ने एहसास किया था, इससे डरे थे और SOPs पर वो सख्ती से अमल दरामद करते हुए नज़र आते थे। मास्क होते थे और उनकी जेब में जो है पॉकेट सैनिटाइज़र भी हुआ करता था। लेकिन दूसरी लहर में जो है SOPs पे कम अमल दरामद हुआ, जबकि अब तीसरी लहर जो आई है उसमें तो हम देख रहे हैं शहरी बिल्कुल भी जो है एहतियात करने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके तहत जो है 15 अप्रैल तक जो है मजीद स्मार्ट लॉकडाउन जो है लगाया गया और उसमें कुछ जो है सख्ती की गई है, जैसे कि रात 10 बजे तक जो है मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स में डाइन इन था वो जो है ख़त्म कर दिया गया है, ताहम टेक अवे की इजाज़त है। उसके अलावा भी जो है ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया एहतशाम और फयाज, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे। आयशा, लाहौर और कराची बड़े शहर, सबसे बड़े शहर पाकिस्तान के, हम उनकी बात कर रहे हैं। एहतशाम भी यही बात कर रहा था कि पहली लहर में जिस तरह से सीरियस लिया था कोरोना का, उस तरह से कराची के शहरी भी अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब ज़्यादा सीरियस होने की, ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारी बात तो शायद ना माने, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं,
उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो कुछ समझाएं लोगों को कि भाई अल्लाह का वास्ता है कि एसओपीज पर अमल दरामद कर लें, अपना ख्याल रख लें। नई स्ट्रेन है, इसके बारे में भी जरा जान लेते हैं कि क्या है ये। पीएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम रोज़ाना ही अपने नाज़रीन को ये बता रहे होते हैं कि एसओपीज़ पर अमल दरामद करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में जिस तरह से इतना इजी लिया गया कोरोना को, उस तरह से अब उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नई स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। आपके अल्फाज में आप क्या बताएंगे कि ये स्ट्रेन किस तरह की है, ताकि हो सकता है आपकी बात सुन ले हमारे नाज़रीन देखने वाले। एग्जैक्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है, आपकी गुफ्तगू मैंने थोड़ी सुनी है जिसमें आपने बहुत अच्छी बात की है कि लोग जो हैं ये कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो बिल्कुल भी उसको जो है उसके जितनी भी एसओपीज हैं या उसके ट्रीटमेंट है उसको नहीं मानते हैं। आप देखिए कि जो पहली दफा 26 फरवरी 2020 में जो पहला केस कराची में रजिस्टर्ड हुआ था, उसके बाद से लेके बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोग अपने प्यारे दुलारे को खो चुके हैं। उसके बाद लोग जो बच गए, जिन्होंने नहीं समझा, वो दूसरी वेव जब आई, जब इंक्रीज हुए नंबर ऑफ केसेस, उसमें लोग बहुत सारे अपने प्यारे दुलारे को खो चुके। अब तीसरी वेव आ गई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जो यूके का स्ट्रेन है, स्ट्रेन नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वेरिएंट कहूँगा, जो यूके वेरिएंट है उसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम आती है कि यंग बच्चे जिनके अब आप देखेंगे किसी का बच्चा 8 साल 9 साल 12 साल का अगर इन्वॉल्व होता है और वो सीवियर हो जाता है, ये सीरियस हो जाता है, तो बहुत तशवीश की बात है। लिहाजा ये जो यूके वेरिएंट है, मैंने कल भी बात कही है कि इंटरसिटी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस वक्त ये यूके वायरस जो है वो पंजाब में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है और बहुत तशवीश। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं बच्चों पर भी पहले हमने देखा जो वेरिएंट था या जो कोविड-19 आया, तो बच्चे उसमें कहा जाता था कि इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं हुए और हम देखा भी। तो आप ये बता रहे हैं कि जो नया वेरिएंट आया है, जो बरतानिया से आया है, ये ज्यादा बच्चों को भी इफेक्ट करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जब आपको याद होगा कि जब यूके के अंदर ये वेरिएंट डायग्नोज हुआ था, तो लोग पूरा लंदन जो है वो छोड़ के कहीं और जा रहा था। अगर आपको याद हो कि वो सबवे पे और दूसरे ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो बच्चों को, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बीमार होता हुआ नहीं देख सकता और ना ही वो ये तसव्वुर करता है कि मेरा बच्चा बीमार हो। और खुदा ना खास्ता अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ती है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए। हमारे अस्पतालों का बड़ा बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अहम बात ये कि इस वक्त जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वो इस नई स्ट्रेन पर, या जो आप कह रहे हैं ये बरतानिया से ये जो नया वेरिएंट आया है, इसके ऊपर भी ये उसी तरह से इफेक्टिव होगी जिस तरह से इस वक्त इफेक्टिव है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ये जो वैक्सीन जितनी भी बन रही हैं हमारे पास जो दुनिया के अंदर, वो ये जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन के खिलाफ है। अभी इस स्ट्रेन के अंदर म्यूटेशन के बाद जो है ये वेरिएंट हो रहे हैं, यानी मेरे पास से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तो वो जाने के बाद या तो वायरस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है या बहुत वीक हो जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हम जो है वो टार्जन बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन लगाना इज मस्ट। वैक्सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने वैक्सीन की बात की तो एक और डॉक्टर साहब जो बात की जा रही है, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल रोक दिया है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि क्लॉटिंग शुरू हो जाती है बॉडी के किसी भी हिस्से में, नॉट्स बन जाते हैं उससे। हाँ, तो इसके बारे में जरा बताइएगा। जी, अभी कुछ केसेस रिकॉर्ड हुए हैं कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अभी ऐसा नहीं है। कुछ साइड इफेक्ट्स आए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं आपके तवज्जो से तमाम पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो है वो साइनोफार्म वैक्सीन है, जो कि चाइना की है और बहुत ही ज्यादा सेफ है। इसमें अब तक 1.5 महीने से पाकिस्तान में साइनोफार्म लग रहा है। नॉट ए सिंगल केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट इज रिपोर्टेड। तो मैं समझता हूं कि लोग लगाएं, खासकर हेल्थ वर्कर्स को मैं सजेस्ट करूंगा, उनको एडवाइस करूंगा कि वो जरूर वैक्सीन लगाएं, ताकि वो फिट होकर अपनी कौम की खिदमत कर सकें। अगर वो खुद बीमार हो जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम।
फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ज़रूरी है उन्हें वैक्सीन लगना, बुजुर्गों को ज़रूरी है लगना, तो अब चूंकि ये वाला वेरिएंट बच्चों पर भी हमलावर हो रहा है, तो फिर क्या बच्चे भी ज़्यादा खतरे पर नहीं है इस सब मामले में? मैं समझता हूँ कि अभी इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ SOPs को जरूर फॉलो करना है। आपको वैक्सीन लग गया है तो भी आपको मास्क पहनना है, अपने फासला रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का। और मैं एक चीज और बता दूं कि अब आवाम को, दुनिया को ये समझना है कि हमारी जिंदगी चेंज हो गई है। हमें इसी वायरस के साथ जिंदगी गुजारना है, अपनी मईशत को भी बचाना है, अपने रूटीन वर्क्स भी करने हैं, स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, सारी चीजें आप करें, लेकिन SOPs को फॉलो करें। अगर आप नहीं करते हैं तो मैंने फिर कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि शायद हुकूमत को बहुत सख्त इक़दाम लेना पड़ेगा और हुकूमत को करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, वरना ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और अमवात का शराबी जो वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब के लोगों को समझने की जरूरत है कि अब ये जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब तक तमाम लोगों को ये वैक्सीन नहीं लग जाता कि उसके बाद भी इसका खतरा तो हमेशा ही मौजूद रहेगा, लेकिन फिलहाल वो जो बात कर रहे थे कि सीरियस लें, और पता नहीं हमारी तो शायद उतनी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर कैसर सज्जाद बड़े सीनियर डॉक्टर हैं और वो इस सब मामले को देख रहे हैं, तो काइंडली वो जो कह रहे थे बात, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं अपने बुजुर्गों को और ख़ुद इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है, खुदा ना करे कि किसी को हो आयशा, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी अब खतरे में आ गए हैं। पहले इतना ज़्यादा खतरा नहीं था बच्चों को। बिल्कुल ऐसे है, तो मास्क लाजमी पहनना है, SOPs पर अमल दरामद करना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, अपने हाथ जो हैं उनसे अपनी आंखों को, अपने नाक को, मुंह को नहीं छूना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जिनके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो मेरे ख्याल से 60 से 70% तो वैसे ही चांस हो जाता है कि आप बच जाएंगे कोरोना से। तो एहतियात बहुत जरूरी है आपने, लेकिन अब वो उधर हुकूमत किसे डरा रही है, वो उनकी बात कर लें। हुकूमत किसे डरा रही है, आप ही बता दें किसे डरा रही है। मुझे तो लगता है हुकूमत, या पता नहीं ऑपोजिशन को, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था। मैं कहती हूँ कि वो खबर दे देते हैं, हमारे नाज़रीन खुद अंदाजा लगा लेंगे कौन डरा हुआ है कौन नहीं है। तो हुकूमत जो है उसने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और मौक़िफ़ ये इख्तियार कर रही है हुकूमत कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा है। लोगों का एतमाद इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है। नया इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए जिस पर सबका एतमाद। मतलब न्यूट्रल से मतलब है कि जहाँ आउट नहीं होता वहाँ पर एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाती है। हाँ, जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर नहीं होती है। ऐसा ही है। तहरीक इंसाफ समेत जनाब तमाम जमातें वैसे इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रही हैं आजकल, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया। उसमें पंजाब हुकूमत पर बड़े तगड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं और वैसे इलेक्शन दोबारा आ गया। कल है परसों 17 को था, 18 को कहा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसको ना तारीख बदल दी गई है, कंफर्म नहीं है मुझे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत ने डस्का में किया वो भी बता देते हैं। वो कहती है कि इलेक्शन मुतनाज़ा बनाए हैं पंजाब हुकूमत ने, वहाँ पर उन्होंने सेलेक्टेड ऑफिसर लगाए, हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदे जो थे उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। और ज़िले इंतज़ामिया की नाकामी की वजह से इंतखाबात के दिन कई संगीन तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो भी देखने में आए थे। अच्छी हुई है वैसे, वो अब एक दफ़ा फिर अपोजिशन को बड़ी सीरियस ऑफर की है गवर्नमेंट ने कि आप हमारे साथ बैठें और बैठ के इनिशिएट करें कम अज़ कम जो रिफॉर्म्स आने चाहिए इलेक्शनरिंग के हवाले से, जो रूल्स बनने चाहिए। अच्छा, हुकूमत ने ये ऑफर करना शुरू कर दी, मुज़ाकरात की टेबल पे बुलाना शुरू कर दिया। बड़ा ही ज़बरदस्त, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वो तो कह ही रहे हैं बहुत अरसे से। कल फिर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अच्छा करते तो हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती है जो ऑपोजिशन को जाकर लग जाती है और फिर वो कहती है, आपको याद होगा मरियम औरंगजेब साहिबा से हमने बात की थी इसी शो के अंदर, वो कहते हैं कि इनसे कोई बात नहीं होगी, कोई कानून साजी के लिए इनसे ताउन नहीं किया जाएगा। शुरू में आपको याद है कि ऑपोजिशन ये ऑफर करवाती थी कि आए हमारे साथ बात करें, मिलकर लेके चलते हैं, लेकिन जो रवैया होता था वो हुकूमती नुमाइंदों का, वज़ीर-ए-आज़म ये उसको जस्टिफाई कर सकता है क्या आयशा? ये पुरानी सियासी जमातें हैं अगर देखा जाए, और फिर ये कहते हैं कि हम तजर्बाकार हैं, जितने तजर्बाकार होते हैं उतना ज्यादा मैच्योरिटी भी होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो जो इल्जाम लगाते हैं, मैं अगर कोई गलत काम करूं तो आप ये फर्ज हो जाएगा कि आपने भी वो करना। इल्जाम जो लगाते हैं ना वो कि हम पे झूठे केसेस बनाए गए हैं और हमें जिस तरह से हमारा मीडिया ट्रायल किया जाता है और जिस तरह से केसेस को लटकाया जाता है और पुराने केसेस लेकर आते रहते हैं, तो वो उनको भी गुस्सा है, उनका ये मौक़िफ़ होता है। हमारे साथ मौजूद है जी साबिक कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब, उनसे इस बारे में बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत की जानिब से अब जो मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन वो इस्तीफा दे, क्या कानूनी हैसियत है इसकी? कानूनी हैसियत ज़ाहिर है कि आइनी और कानूनी तौर पर यह गैर मंतकी मुतालबा है, और ये कहना कि 5 मेंबर बमा चीफ इलेक्शन कमीशन के घर चले जाएं, ये इंतहाई मजाका खेज। और उन्होंने बात की है
और मैं आपकी वसादत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम दरख्वास्त करेंगे कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लें, क्योंकि इदारे पर हमला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर हमला पाकिस्तान की स्टेट पर हमला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आईनी इदारा है। कंवर साहब, अगर सो मोटो आप बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो लें या ना लें, इलेक्शन कमीशन के पास क्या खुद भी इख्तियारात हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह की अगर इसको धमकी कंसिडर किया जाए तो इस पर वो एक्शन ले सकते हैं? इलेक्शन कमीशन पर दोनों पहलू है ना। दोनों इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर हैं। इसी तरह से अगर ये खुद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्शन लेना चाहे तो आर्टिकल 204 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 के तहत इन वफाकी वज़रा को नाअहल करार दे सकता है। उनका आर्टिकल 163G के तहत, जिसमें लिखा हुआ है कि अदलिया के बारे में और जजों के बारे में कोई तज़हीक अमेज गुफ्तगू करे तो उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 63(1)G में लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि ये इनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी तमाम जो इख्तियारात हैं और जो उसका स्टेटस है आइन के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। ये धमकियां हो गई और ये उनकी तज़हीक कंसिडर होगी, आप ये फरमा रहे हैं। तो एक वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं आयशा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर भी नोटिस ले, लेकिन जो तमाम पीडीएम इकट्ठी होके इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच गई थी और वहां पर जाके जो तकरीरें हुई थी, जिस तरह मुखातिब किया गया था, वो किसी तौर धमकाने से कम तो नहीं था कंवर साहब? उस पर वैसे ले या ना ले, लेकिन हो सकता है कि उस पर भी एक्शन ले लें और वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाए। नहीं, पहली बात उन्होंने ये तस्दीक तो नहीं की थी ना कि आप मुस्तफी घर चले जाएं। ये तो नहीं कहा था उन्होंने, ये तो नहीं कहा था हमें आप इत्मीनान नहीं है, आप वतन के दुश्मन हैं, आप जमहूरियत के दुश्मन हैं, आप पास्ट में हम देखते रहे कंवर दिलशाद साहब, ऑपोजिशन की जानिब से इस तरह की बातें की जाती रही हैं। जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस था उसमें कहती रही है ऑपोजिशन के फेवर कर रहे हैं वजीर आजम को, इलेक्शन कमीशन इल्जाम लगाते रहे हैं। वो एक तो बात जाहिर तौर पर ये तो नहीं कहा कि आप पांचों घर चले जाएं। पहली बात तो ये नहीं कहा, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि तुम वतन दुश्मन हो, तुम जमहूरियत दुश्मन हो, तुम करप्ट लोगों का ग्रुप हो, तुम माफिया ग्रुप हो। ये तो उन्होंने ये नहीं कहा ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, वैसे आईनी तरीका क्या होता है अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको हटाना है तो उसका आईनी तरीकाकार क्या होता है? कोई तरीका नहीं। सदर साहब के पास बाकायदा चार्जशीट करके और बाकायदा उनको एक तरीके के मुताबिक आर्टिकल 209 के तहत आप रेफरेंस भिजवाएं और उस पर तमाम वो बताएं कि जी आपने एक मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट के ज़िम्मे तो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अगर डस्का का इलेक्शन 75 जो होता है वो कदम करार दे दिया और इसी तरह से उन्होंने अब ये जो बार बार हुकूमत जो है अपने गलत कौम को गुमराह कर रही है कि जी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी थी कि जी आप आर्टिकल वो ठीक हो गया कंवर साहब, उस पर हम बड़ा डिटेल बात कर चुके हैं। सिर्फ इतना फरमा दीजिए कि दोनों साइड से तनकीद है। अभी ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, चेयरमैन सेनेट का, उसमें तनकीद ये ऑपोजिशन भी करती नजर आई, उससे पहले भी वो करते रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस में, जैसा आयशा कह रही थी, और हुकूमत तो कर रही है। ये दोनों अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इस किस्म की अथॉरिटी है कि वहां पर जब ये मामला जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये समझे? ये तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जी आप हम वाकई कुछ चाहते थे और आपने वो काम नहीं किया, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? अथॉरिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है आप इसको इलेक्शन कमीशन जो अपने बगैर कानून में तरमीम किए बगैर, आइन में एक्ट में तरमीम किए बगैर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो कामा फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकता। लेकिन उन्होंने बैलेट पेपर की बात की थी कि बैलेट पेपर को आइडेंटिफाइबल जो है वो बनाया जा सकता है या फिर ये बैलेट पेपर जो है हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इस एक सेंटेंस के ऊपर जो है की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि ये मामला जाएगा ही अब। बिल्कुल ऐसा ही है। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने कुछ बात करनी है आर्ट की, क्योंकि बहुत सीरियस बातें हो चुकी हैं। अब कुछ जरा रंगों की बात करते हैं, धागों की बात करते हैं, छन्नी की बात करते हैं, छन्नी की बात करते हैं, छन्नी के ऊपर आर्ट की बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जनाब ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अकबर, जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? क्या क्या फॉर्म्स होती हैं आर्ट की? स्कल्पचर्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, उसके स्केचिंग अलावा हो सकती है, पोएट्री हो सकती है, पॉटरी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि वो जो छन्नी होती है, जैसे कि आटा छन्नी नहीं होती, उस तरह की छन्नी जो होती है उसके ऊपर धागे के जरिए कोई आर्ट बनाए?
अच्छा, ये जिस तरह वो आप कपड़े पे जैसे कपड़े सीते हैं ना, हाँ, हाँ, उस तरह से आप इस तरह कढ़ाई से करते हैं बनाए, जिस तरह कपड़े पे। कढ़ाई करते हैं ना, उस तरह से आप ना उसके ऊपर पेंटिंग और आर्ट बनाना शुरू कर देना। तो बहरहाल मुझे शायद वैसे समझाना देख के नहीं भी आ रहा, ज़्यादा बेहतर पता तो चलेगा अलमास अभी। खानम हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये बनाती हैं, उनसे जान लेते हैं। अलमास, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये छन्नी पर फनपारे तख्लीक करने का आगाज़ आपने किस तरह से किया और आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ये मुनफरिद आर्ट जो है ना ये बनाई जाए? ये मुनफरिद आर्ट मैंने कहीं से नहीं सीखा, ये ख़ुद से मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना कुछ अलग करूं, क्योंकि मुजस्समे तो हर कोई बना सकता है और पेंटिंग्स वगैरह हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ नया आर्ट की दुनिया में कूँ। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं छलनी पर तस्वीरें बनाऊं। तो छलनी पर जब मैंने पहली तस्वीर बनाई तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे और सोचा कि ये और भी अच्छी बन सकती है। तो बाद में मैंने बड़ी छलनी पर, बड़े साइज के जाल पर मैंने तस्वीरें बनाना शुरू किए और स्टार्ट में मैं चंद ही रंगों जैसे कि काले, सफ़ेद या सुर्ख रंग से तस्वीरें बनाती थी, लेकिन अब मैंने उसमें और भी इजाफा किया है और 10 से 13 तक रंगे मैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ। जैसा कि स्किन में इंसान के चेहरे में बहुत से रंग होते हैं, तो वो सब रंग उसमें शामिल होते हैं, एक टून होता है उसमें। तो अब मैं उस तरह की तस्वीरें बनाती हूँ। अब तक मैंने बहुत सी ऐसी शख्सियात की तस्वीरें बनाई हैं जिन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं, जैसे कि मलाला यूसुफजई, उनके वालिद साहब ज़ियाउद्दीन यूसुफजई, अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ गनी, गाज़ी अमानुल्लाह खान, बेनज़ीर भुट्टो, बादशाह खान बाबा और ऐसे इस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं सबकी तस्वीरें मैंने बनाई हैं। अलमास, ये धागे से फनपारे तो आप बनाती हैं और क्या खूब बनाती हैं, जबरदस्त, बहुत आला। लेकिन मुझे तो ये फुटेज देख के पता चला अभी साथ कि तो आपको तो गालिबन मुजस्समा साजी और पेंटिंग और स्केचिंग का भी शौक है। मैं मुजस्समा साजी और पेंटिंग्स भी करती हूँ, लेकिन चूँकि मेरा अपना एक आर्ट है कि मैं छलनी पर सुई और धागे की मदद से तस्वीर बनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि उस आर्ट को बहुत सी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि वो आर्ट किसी दूसरे को नहीं आता, वो मुझ पर ही डिपेंड करता है कि मैं उसे कितना वक्त देती हूँ और उसे कहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। तो मेरा फोकस जो है सारा वो उसी आर्ट पर है कि मैं उसे अच्छे बेहतर से बेहतरीन बनाऊँ। अच्छा अलमास, हर फनकार अपने फ़न के ज़रिए कोई ना कोई पैगाम देना चाहता है। आप अपनी इस आर्ट के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहती हैं दुनिया को? तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मैं जिन लोगों की सिलेक्शन करती हूँ वो मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं एक ही कैटेगरी के लोगों की तस्वीरें बनाती हूँ। उन लोगों की तस्वीरें बनाती हूँ जिनके खिदमात है हमारे माशरे में, जो कि इंसानियत के लिए काम करते हैं, जदोजहद करते हैं, बहुत कुछ किया है मस्बत बदलाव लाने के लिए, तालीम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। तो और इसके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि लोग उन लोगों को पहचाने जो कि हमारे हीरोज़ है, जो कि हमारे रियल हीरोज़ है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। अलमास, इतना ज़बरदस्त जो आपके ये जो फ़न पारे हैं, इनकी कहीं पर नुमाइश किसी आर्ट गैलरी के साथ आप मुंसलिक हैं, किस तरह से इनकी तशहीर हो? अभी तक मेरी कोई आर्ट गैलरी नहीं है या फिर दूसरी गैलरीज में भी मेरी कोई वगैरह नहीं है। मैं अपने आर्ट की तशहीर सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया के ज़रिए करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अलमास खानम हमारे साथ मौजूद थी और क्या ज़बरदस्त खूबसूरत इनका आर्ट है, मतलब पहली मरतबा मैंने इस तरह की चीज़ देखी है अकबर, और बहुत ही कमाल। वो पता चल रहा है कि उनमें बारीकियां टैलेंट है, नेचुरली मतलब डिटेलिंग देखिए, ओह ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जो है के बाद कुछ खेल की बात कर लेते हैं। खेल भी वो जो हमारा कौमी खेल है, लेकिन कौमी खेल में जो हमारी सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा। जी हाँ, हम हॉकी की बात कर रहे हैं और एक दौर था कि पाकिस्तान में ये खेल अपने उरूज पर था। गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेजेस में हर जगह हॉकी के मैदान थे और दुनिया हॉकी में पाकिस्तान का बड़ा ही मुनफरिद मकाम था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि ये खेल अपनी मकबूलियत खोने लगा और हॉकी का ज़वाल शुरू हुआ, और आज ये हालत है कि कौमी हॉकी टीम ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप समेत जो दीगर बड़े बड़े इवेंट्स और टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाती है अकबर। एब्सोल्युटली, और जगह भी नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए, मतलब ग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। आप देखें रिसेंटली अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, वो भी एक फुटबॉल ग्राउंड था जिस पर चेंबर्स बने। तो खैर ये तो बातें चलती रहेंगी। ख़वातीन हॉकी की बात करते हैं तो वो एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, और ओवरऑल हॉकी की अगर बात कर लें तो उसका भी नहीं है।
तो ख़वातीन का इस खेल की जानिब रुझान ना होने के बराबर है। उसके बावजूद जैकबाबाद जैसे निस्बतन पसमानदा शहर में लड़कियों के लिए एक हॉकी अकेडमी कायम हुई है और कायम करने वाली खातून हैं इरम बलोच, और वो एक उम्मीद की किरण बनी। आशा, उम्मीद की किरण बनकर सामने आई हैं। और हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों का रुझान ना होने के बराबर है। जब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही मौजूद नहीं होंगी, ग्राउंड्स मौजूद नहीं होंगे, ट्रेनर्स मौजूद नहीं होंगे, तो फिर कहाँ से उनको पता चलेगा कि लड़कियों के लिए भी इस तरह का स्कोप है। बहरहाल इरत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से सोचा कि लड़कियों के लिए भी ये होना चाहिए। हालांकि लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा हॉकी नहीं खेलती हैं, और क्या अब लड़कियां भी इस तरफ आ रही हैं। इरम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप लड़कियों की ये अकेडमी चला रही हैं हॉकी के लिए, और आप क्या खुद भी हॉकी खेलती हैं? जी, हमारी इस एकेडमी को तकरीबन अब 4 साल होने वाले हैं। 2017 में इस एकेडमी का हमने आगाज़ किया था, और मैं ख़ुद भी हॉकी खेलती रही हूँ अपने स्कूल से, कॉलेज से और अपने लाड़काना रीजन से। लेकिन ये था कि हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं थी। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड तो अभी तक नहीं है जैकबाद में हॉकी का। आपने पहली ख़वातीन की हॉकी लीग मुनक्किद कराई, उसके इनेकाद के लिए क्या चैलेंजेस थे, वो भी शेयर कीजिए। हमने सोचा है सिंध की फ़र्स्ट विमेन हॉकी लीग का, तो ये पहली लीग हमारे अपने शहर में होती तो ज़्यादा खुशी होती। ये था कि हमारे पास जैकबाद में ग्राउंड नहीं था, तो हमने सखर में जाकर रिक्वेस्ट की और हमने वहाँ पर ग्राउंड लिया। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत हुई हॉस्टल की, तो हमें हॉस्टल की भी सहूलत वहाँ पर मिली लड़कियों के लिए। फिर हमने जो है रब्ता किया सबसे, तो पहली हॉकी लीग जो है, फाइनेंशियली इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्पॉन्सर्स बहुत कम हैं, छोटा शहर है, लोगों का स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट बहुत कम है यहाँ पर। तो ये है कि हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, लेकिन ये है कि यहाँ पर हमें स्पॉन्सर किया गया इस लीग के लिए। हमें हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब ने सपोर्ट किया इस लीग के लिए, और ये हमारी लीग सक्सेसफुल हुई। इरम, इन सब परेशानियों के बावजूद इस लीग का कामयाबी से इनेकाद हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फीडबैक आपको क्या मिल रहा है, और क्या आप दीगर सूबों में भी कोई इरादा है इस तरह की लीग्स मुनाकिद करवाने का? स्पेशली जो गर्ल्स का फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। उनका कहना यह है कि उनके एरियाज़ में मुकम्मल टीम्स नहीं हैं, तो हमने इस लीग में जो चंद लड़कियां खेलने वाली हैं जिस भी एरिया में है, किसी भी शहर में, तो उनको इस लीग में खेलने का मौका मिला है। और जो अच्छे अच्छे नाम थे, बड़े बड़े नाम थे, डिपार्टमेंट की प्लेयर्स थी, तो उनके साथ उनको खेलने का मौका मिला है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है। तो एक अच्छी सक्सेसफुल लीग रही है हमारी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इससे भी आगे जाएँ, और जैसे कि इस लीग में सिर्फ 4 टीम्स थी, जितनी हमें सपोर्ट थी उतना ही हमने कोशिश की, एफर्ट्स किए। लेकिन यह है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा तो हम इससे आगे भी जाएंगे, और 4 टीम की जगह हम इंशाल्लाह 7-8 टीम बिल्कुल इंशाल्लाह आप इससे बहुत आगे जाएंगे। लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है आजकल लोगों का, और हॉकी में इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो कैसे मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ लड़कियों का ये खेलने में हॉकी? बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देखें कि जैकबाद एक बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पर जो है लड़कियों के लिए बहुत इश्यूज़ होते हैं। फैमिलीज़ इवन एजुकेशन के लिए भी बाहर नहीं छोड़ती हैं अपनी बेटियों को। तो जिस तरह के आजकल हालात हैं, लड़कियों का बाहर जाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पेरेंट्स को मनाना और सोसाइटी को देखना काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो ये है कि हमने इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि हमारे पास जैकबाद जैसे यहाँ पर शहर में इतनी ज़्यादा गर्ल्स हैं। पहले हमने 7 गर्ल्स से विमेन हॉकी एकेडमी अपनी स्टार्ट की थी, आज हमारे पास 43 गर्ल्स हैं जो कि जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और इरम, पाकिस्तान में इस वक्त हॉकी का जो हाल है, इसको जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में आप ख़वातीन प्लेयर्स का क्या मुस्तकबिल देखती हैं? हॉकी लवर हूँ, मुझे अपने कौमी खेल से प्यार है। अब तो ये नज़र भी आ रहा है कि सिर्फ मैं ही हॉकी लवर नहीं हूँ, कंट्री में और भी ज़्यादा हैं हॉकी लवर्स हैं, हमारे कौमी हीरोज़ हैं। मैन हॉकी का भी जो है इतना कुछ ख़ास हाल नहीं है। एक वक्त था हमारी नेशनल हॉकी टीम का एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन हम अभी भी होपफुल हैं। हम अपने एफ़र्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमारी इंशाल्लाह हमारी नेशनल विमेन हॉकी टीम भी है, और काफ़ी डिपार्टमेंट की जो है लड़कियां बहुत अच्छा खेलती हैं। तो ये है कि हालात कुछ ऐसे कि इवेंट्स कम हो रहे हैं। अब नेशनल चैम्पियनशिप में भी काफ़ी टाइम लग गया है। जैसे जैसे इवेंट्स होंगे लड़कियों का इंटरेस्ट उतना ही जो है कि डेवलप होगा, और इसके साथ साथ लड़कियों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, इरम बलोच हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन के लिए क्रिएट करना अकबर, ये बहुत बड़ी बात है। फिटनेस
आपकी अच्छी रहती है, हेल्दी एक्टिविटी, और आपका माइंड जो है ना वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ रहे, तो आपका मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने अपने आप खुद उन्होंने टेकअप किया है। मतलब एक स्पॉन्सर्स ढूंढना, उनके लिए जगह ढूंढना, जैसे शहर में किट्स और फिर तमाम हॉकी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये काम कर रही हैं। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आखिरी हिस्से में एक और आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करेंगे पेंटिंग की, मुसव्वरी की। मुसव्वरी को कदीम तरीन फ़नून लतीफ़ा में शुमार किया जाता है, और इसकी क्या वजह हो सकती है आयशा? वैसे इसकी वजह ये हो सकती है कि मेरे ख्याल से जब इंसान गारों में रहता था ना, बहुत ही शुरू अल्लाह ताला का भी एक नाम मुसव्विर है। हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान, हाँ, आप भी एक मुसव्वरी, हम भी एक मुसव्वरी का नमूना है खुदा। एग्जैक्टली, ही इज द क्रिएटर। और डेफिनेटली वो जो अल्लाह ताला की एक क्या कह सकते हैं फन या फिर खूबी जो है ना, वो इंसानों के अंदर भी आई है, वो खुसूसियत जो है। तो इन गारों में बैठकर जब इंसान गारों में जब रहते थे तो वहाँ पर कुछ ऐसी जो है खबरें भी सामने आई कि उन दीवारों से, गारों की दीवारों से कुछ नक्शो निगार मिले, ठीक है। यानी कि उस वक्त भी लोग जो थे उनका ये इंटरेस्ट था कि वो बैठकर वहाँ पे पेंटिंग करते थे, और वो सबूत जो है वो रह गए कि वो वहाँ पर मौजूद थे, और कितना अरसा पहले वहाँ पर मौजूद थे, और यही उनके पास एक जरिया था जिसके थ्रू वो बता सकते थे कि हम यहाँ पर मौजूद थे। और आज हमें पता चलता है मुख्तलिफ दुनिया में हज़ारों साल बाद भी, यानी कि ये फ़न जिंदा है और लोग जो हैं इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और ऐसे ऐसे फ़न जो है फ़नकार हैं जो ऐसे ऐसे शाहकार तश्कील देते हैं कि देखकर जो है ना आप दंग रह जाते हैं। हमारे साथ सारंग सोलंकी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये ज़बरदस्त फ़न है उन्होंने कहाँ से सीखा है। सारंग, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। किस उम्र में आपने ये फ़नपारे बनाने शुरू किए थे और कहाँ से सीखा आपने? मुसव्वरी का जो ना मैंने स्टार्ट जो ना 1978 में प्राइमरी स्कूल से जो ना मैंने किया, और उसमें हम तकरीबन 5 दोस्त थे और 5 जो ना इस आर्ट के फील्ड में जो ना आए अपना, तो उसमें बहुत बड़े नाम है अपना उन जो ना 5 के, अहमद अली, मोहम्मद अली और खालिद जोए, जो निजी चैनल में जो ना एक बड़े कार्टूनिस्ट भी हैं अपना। तो उस हवाले से हमने आगाज़ जो ना इस तरीके से जो ना प्राइमरी से जो ना किया। बेहतरीन। आप अपने फ़न के ज़रिए, हम पूछते हैं तमाम उन आर्टिस्ट जो हमारे पास जो हमें टाइम देते हैं, आप क्या पैगाम देते हैं सर अपने आर्ट के ज़रिए? मैं जो ना मुतासर हूँ अपना अबाउ 12वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी के जो आर्टिस्ट है, ओल्ड मास्टर लेनार्डो डा विंची है, माइकल एंजेलो है, और पाकिस्तान के जो ना अब्दुल हई साहब हैं, साईं अब्दुल फताह हालीपोटो हैं अपना। तो वाटर कलर मेरा पसंदीदा मीडियम भी है, और मैं इनको जो ना एज ए बहुत लाइक करता हूँ, और इनसे इंस्पायरेशन से जो ना मैं आगे जो ना मैं बढ़ा हूँ अपना। अच्छा सारंग, ये बताइए किन रंगों का आप इस्तेमाल करते हैं, और अकबर भी आपसे जानना चाह रहे थे कि पैगाम क्या देना चाहते हैं आप अपनी आर्ट के ज़रिए? ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ना जो वक्त हमारे साथ जो ना इस मुसव्वरी में गुजरा है, जो आने वाली जनरेशन है इतनी कमाल की है, और उनके पास इतना टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त जो ना आर्टिस्ट हैं वो, और उनके अंदर मुसव्वरी जो ना बहुत अच्छे तरीके से जो ना पाई जाती है। मगर अलमिया ये है कि मैं उन जो ना आला हुकाम से जो ना ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बच्चों के लिए आसानी ये होनी चाहिए कि उनको आर्ट मटेरियल जो ना फ्री तरीके से प्रोवाइड करके दे दो, कि वो बच्चे जो ना बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें, और उसमें से आपको रिज़ल्ट जो ना इस मुल्क के लिए भी अच्छी मिलेगी, और इंटरनेशनल लेवल पे वो बच्चे अच्छे तरीके से काम करेंगे। आप भी सारंग डिफरेंट आर्ट में आप पेंटिंग भी करते हैं, मुजस्समा साजी भी करते हैं, ये दीगर फ़नून लतीफ़ा में से सबसे ज़्यादा तबीयत किस जानिब माइल है आपकी? ज़्यादातर जो ना तबीयत जो माइल होती है वो जो ना सिंगिंग की तरफ भी जो ना है, उसके अलावा मुजस्समा साजी के हवाले से भी जो ना ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। सारंग सोलंकी हमारे साथ मौजूद थे, और उनका मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है यंगस्टर्स के लिए क्रिएट की जाएं, कि अगर वो अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहे, करियर इसमें बनाना चाहे, तो उनके लिए आसानी हो। क्योंकि बहुत स्कोप है दुनिया में आयशा, दुनिया में बहुत स्कोप है, लेकिन हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो कहते हैं कि क्या पेंटिंग में क्या स्कोप हो सकता है। तो मेरे ख्याल बात आपकी ठीक है, लेकिन मतलब साथ साथ अगर जैसे लोग इनको देखें और इंस्पायर हों, तो फिर और एक बच्चे में वो जो कहते हैं ना होनहार बिरवा के चिकने नजर आ जाए किसी में टैलेंट, तो फिर एक मामला यही हमारा मकसद होता है, इस तरह की स्टोरीज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना, ताकि लोग इंस्पायर हो सके। और अगर अच्छा, वैसे एक और सिंधी फनकार हैं, किसी दिन नाज़रीन को उनसे भी मिलवाएंगे जरूर।
कोशिश करेंगे आप जो है ना जबरदस्त मुजस्समे बनाते हैं। मुझे समझ आ गई वैसे आप किनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे अपने नाज़रीन को हम छोड़ देते हैं गेस करने के लिए कौन से वो आर्टिस्ट हो सकते हैं। अब वक्त जो है ख़त्म हो गया है हमारे शो का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।